ऑल वी इमेजिन एज लाइट एक मलयालम ड्रामा फिल्म है। मुंबई उम्मीदों का शहर है, लाखों लोगों का आरजी बसेरा, जिसके पल भर में छिन जाने का डर हमेशा बना रहता है। महाजिर के लिए हर तरह का काम है, कुछ बदहाली में जीते हैं तो किसी का नसीब चमक उठता है। इस शहर में हर किसी का कोई पहचान वाला रहता है। यहाँ हर कोई खुलकर जीता है, किसी को किसी से मतलब नहीं है और हर किसी को हर किसी से मतलब है। इसमें जिंदा दिली है, ये सपनों का शहर है। प्रभा एक मलयाली नर्स है। पिछले कुछ सालों से मुंबई के एक अस्पताल में नौकरी कर रही है। यहाँ अस्पताल में काम करने वाली एक बाबरची पार्वती से उसकी अच्छी दोस्ती है। पार्वती एक चोल में रहती है, पर एक बिल्डर उसे धमका रहा है। बस्ती में धमकाने के लिए गुंडे भेजता है। बिल्डर उस चोल को तोड़कर वहां अपार्टमेंट बनाना चाहता है। बिल्डर से लड़ना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कानून का सहारा लिया। प्रभा ने उसके केस को लेकर एक समाज सेवी वकील से बात की है। यहाँ एक और मलयाली नर्स काम करती है, अन्नू। अनमैरिड है, इसलिए उसकी माँ उसकी शादी के लिए हमेशा परेशान रहती है। अक्सर फोन किया करती है, पर अन्नू है कि हमेशा बहाना बनाकर उसे टाल देती है। आज जब ड्यूटी खत्म होने के बाद प्रभा वापस घर के लिए लौट रही थी, डॉक्टर मनोज उसके साथ स्टेशन तक जाता है। डॉक्टर मुंबई में काफी समय से काम कर रहा है, लेकिन अब तक हिंदी ठीक से नहीं सीख पाया है, इसलिए कहता है कि उसे यहाँ मन नहीं लगता है। उसने मलयालम में कविताएं लिखी है। घर जाने से पहले डॉक्टर कविताओं की छोटी डायरी प्रभा को देता है। असल में वो प्रभा को पसंद करता है, लेकिन आगे बढ़ने से हिचकिचाता है। प्रभा की जिंदगी भी ठीक वैसी ही है जैसी मुंबई में हर किसी की है, बस भीड़ में शामिल हो जाने की जद्दोजहद भर है। पर भीड़ में होते हुए भी हर किसी का जीवन एक दूसरे से अलग है, सबकी अलग कहानी है। प्रभा और अन्नू दोनों मलयाली नर्स हैं, एक ही अपार्टमेंट में रहती हैं, पर एक ही शिफ्ट होने के बावजूद अन्नू अक्सर लेट से घर आया करती है। ऊपर से महीने के आखिरी तक उसके पैसे भी खत्म हो जाया करते हैं। कई बार मकान का भाड़ा केवल प्रभा को उठाना पड़ता है। असल में उसका एक बॉयफ्रेंड है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसी के साथ घूमते फिरते समय बीता करता है। सैलरी के पैसे भी इन्हीं चक्रों में खत्म हो जाया करते हैं। आज प्रभा के नाम एक पार्सल आया है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसे किसने भेजा होगा। जब पार्सल खोला तो देखा कि इसमें एक राइस कुकर है, कोई इंटरनेशनल ब्रांड लिखा है। जब कुकर में मेड इन जर्मनी लिखा देखा तो प्रभा उदास हो गई, जैसे जिंदगी के खालीपन का एहसास हो गया हो। असल में प्रभा का हस्बैंड जर्मनी में काम करता है। शादी के तुरंत बाद वो जर्मनी चला गया था। अब तो 1 साल गुजर गए हैं, ना तो फोन आता है और ना ही कोई खत लिखता है। अचानक जब उसके नाम पति से तोहफा आया तो उसे ये कोई दुस्वप्न सा लगता है। उस रात उसने कुकर अपने बगल में रखकर डॉक्टर मनोज की लिखी पूरी कविताओं की डायरी पढ़ दी, जैसे उसका पति उसके बगल में बैठा हो और प्यार की बातें कर रहा हो, जैसा कि उस डायरी में लिखा है। एक दिन एक नर्स ने प्रभा से कहा कि वो अपनी रूममेट को अपार्टमेंट से निकाल दे। उसका एक मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर है, कोई लफड़ा हो गया तो वो भी फंस जाएगी। पर प्रभा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी खुद की जिंदगी तन्हाई से भरी है। जद्दोजहद तो बस इसमें रंग भरने की है। आखिर खुद की जिंदगी में क्या बदल जाएगा। आज जब पार्वती और प्रभा उस वकील से मिलने जा रहे थे तो प्रभा ने उसे अपने पति के बारे में बताया कि उसके गए हुए अब तो 1 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तब पार्वती कहती है कि जब कोई मर्द बाहर गांव जाता है तो वो घर वालों को भूल जाता है, या तो उसका दिमाग खराब हो जाता है या याददाश्त गायब हो जाती है। यहाँ वकील ने भी कोई अच्छी खबर नहीं दी। उसे बिल्डर से फ्लैट तब तक नहीं मिल सकता है जब तक वो जमीन पर अपना कब्जा साबित ना कर दे। उसे पेपर्स दिखाने होंगे, बिना इसके पार्वती का मामला कोर्ट में नहीं टिक सकता है। लेकिन पार्वती के पति ने उसे कोई कागज नहीं दिए। अब जब वो मर गया तो वो कागज कहाँ से लाएगी। चोल में भी जाकर उन दोनों ने प्रॉपर्टी के कागज खूब ढूंढे, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। पार्वती का एक बेटा है, लेकिन वहां भी जाना मुमकिन नहीं है। वो और उसकी पत्नी खुद एक छोटी सी जगह में रहते हैं, उसके लिए जगह कैसे बनाएंगे। इधर अन्नू की माँ ने उसे कई लड़कों की तस्वीरें भेजी है, चाहती है कि वो इसमें से कोई लड़का पसंद कर ले, पर वो अपनी माँ को बार बार इग्नोर कर रही है। उसके बॉयफ्रेंड सियाज को भी डर लगा रहता है कि जब अन्नू के घर वाले उसके बारे में जानेंगे तो क्या होगा। ऐसी ही दुविधा प्रभा की भी है। पहले तो उसके पति का फोन भी आ जाया करता था, तब कहता था कि वो वापस आकर उसके साथ रहना चाहता है, पर अब तो प्रभा को ये झूठी उम्मीद भी नहीं रही। आज उसने जर्मनी में अपने पति के नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन नंबर नहीं लगा। एक तरफ डॉक्टर मनोज है जो उसे पसंद करता है, और दूसरी तरफ उसका हस्बैंड है जिसे उसने केवल अपनी शादी के दिन ही देखा था।
फिर एक दिन जब अन्नू डॉक्टर मनोज से ज्यादा फ्रेंडली हो रही थी तो प्रभा ने उसे बुरी तरह डांट दिया। गुस्से में कहती है कि किसी वेश्या की तरह बर्ताव करना बंद कर दे। पूरा अस्पताल तुम्हारे कैरेक्टर पर टिप्पणी करता है, क्या तुम्हें यह अंदाजा भी है? हालांकि जल्दी ही प्रभा का गुस्सा ठंडा हो गया। शाम को उसने अन्नू को मनाने की कोशिश की और उसके लिए मछली की करी बनाई। हालांकि अन्नू को प्रभा की बात से कोई खास बुरा नहीं लगा था। आज रात अन्नू ने प्रभा से पूछा कि कैसे उसने एक अजनबी से शादी कर ली। उससे तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। पर प्रभा कहती है कि जानने वाले भी कभी कभी अजनबी बन जाते हैं। प्रभा बताती है कि उसकी शादी अरेंज मैरिज थी। उसके घर वालों ने उन्हें एक दूसरे से बात करने कभी नहीं दिया। उसका पति जर्मनी में काम करता था। उसकी छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। शादी के तुरंत बाद वो विदेश चला गया। शुरू में तो उसका फोन भी आ जाया करता था। धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। शायद दोनों के बीच बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हॉस्पिटल की कुक पार्वती की किस्मत भी बदनसीबी से गुजर रही है। आज कहती है कि वो मुंबई छोड़कर गांव जा रही है। एक अमीर बिल्डर से लड़ना उसके बस की बात नहीं है। आखिरकार उसके पास अपना हक साबित करने के लिए कोई कागज भी तो नहीं है। वो अपने गांव रत्नागिरी जा रही है। वहीं एक हॉस्टल में खाना बनाने का काम मिल गया है। पार्वती उस बिल्डर से हार गई, लेकिन अपनी जिंदगी से हताश नहीं है। प्रभा उसे लेकर जितना परेशान है, पार्वती उतनी ही निश्चिंत है। जानती है कि वो अपना कुछ न कुछ इंतजाम कर लेगी। आखिर गांव में खुद के मकान से उसे कौन निकालेगा? अन्नू ने आज एक बुर्का खरीदा है कि छुपकर सियाज के घर उससे मिलने जा सके। आखिर एक मुस्लिम परिवार को भी एक हिंदू बहू से उतनी ही आपत्ति है जितनी कि एक हिंदू परिवार को एक मुस्लिम दामाद से। ये खाई तो दोनों ओर बराबर खुदी है। पर बुर्का खरीदने का फायदा नहीं हुआ। मिलने नहीं जा सकी। रेल लाइन में पानी भरा है। ट्रेन डिले हो गई। आज शाम जब पार्वती और प्रभा हॉस्पिटल से लौट रहे थे तो उन्होंने उस बिल्डर के पोस्टर को पत्थर मारकर फाड़ डाला। मुंबई अजीब जगह है। बिना कागज के यहाँ किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मनोज का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। आज प्रभा से कहता है कि वो इसे रिन्यू नहीं करना चाहता है। आखिर इस शहर में वो कब तक अकेला रहेगा? कोई ऐसा तो होना चाहिए जिसे वो अपना कह सके। रुकने की कोई वजह तो होनी चाहिए। उसका इशारा साफ है, वो प्रभा से शादी करना चाहता है। लेकिन प्रभा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती है। वो एक शादीशुदा है। मुंबई को माया नगरी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ कुछ जादुई है, ना ही ये सपनों का शहर है। भले आप गटर में रहते हो पर इस पर गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ और भी आप जैसे ही हैं जो उससे भी गहरे गटर में रहते हैं। उनके लिए इसमें थोड़ी भी ऊंचाई एक सपना है, इसलिए लोग इसे मुंबई मेरी जान कहते हैं। आप शिकायत करेंगे तो पागल हो जाएंगे। यही इस शहर की माया है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। पार्वती को इस शहर की माया छोड़कर रत्नागिरी जाना पड़ा। वहां शिफ्ट होने में प्रभा और अन्नू उसकी मदद कर रहे हैं। शहर से गांव में वापस बसना भी एक जहमत मोल लेना है। यहाँ बिजली की दिक्कत है। ऊपर से घर भी ना जाने कब से बंद पड़ा है। साफ सफाई में कमर टूट गई है। उन्होंने पार्वती के बक्से में रखी शराब की बोतल निकाली तो फिर काम हंसते खेलते हो गया। प्रभा को थोड़ी हैरानी है कि आखिर अन्नू यहाँ तक आने के लिए राजी कैसे हो गई। फिर भी प्रभा खुश है क्योंकि उसके आने से सामान शिफ्ट करने में पार्वती की बड़ी मदद हो गई। अन्नू बताती है कि उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़कों की तस्वीरें उसे भेज रहे हैं, पर वो उनसे शादी नहीं करना चाहती है। सोचती है कि यहाँ से भाग जाए, पर प्रभा को लगता है कि कहीं भागने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी अपनी किस्मत से कब तक भाग सकता है। आज जब प्रभा बीच के पास घूम रही थी उसने अन्नू और उसके बॉयफ्रेंड सियाज को एक साथ देखा। अब जाकर उसे समझ में आया कि आखिर वो यहाँ तक उसके साथ क्यों आई। अगली सुबह प्रभा के जागने से पहले अन्नू अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। वे कुछ दूर एक गुफा में है जहाँ कई पुरानी मूर्तियां हैं। दीवार पर लोगों ने अपने प्यार का नाम लिख रखा है, शायद उम्मीद में कि उनकी छाप हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगी। पर अन्नू और सियाज का भविष्य तो बड़ा अनजाना है। पता नहीं कि वे कभी एक हो पाएंगे या नहीं। क्या किस्मत में उनका साथ रहना लिखा भी है या नहीं। 10 साल बाद वे दोनों कहाँ होंगे? क्या वे एक साथ रहेंगे? क्या दोनों का साथ रहना सही है भी या नहीं? कई सवाल हैं, पर इतना तो तय है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। किसी और के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का ख्याल मन को भारी कर देता है, चाहे उनका परिवार उनके रिश्ते के लिए राजी हो या नहीं। वे तय करते हैं कि जो भी हो वे दोनों साथ रहेंगे। आज जब प्रभा बीच पर बैठी थी, देखती है कि कुछ लोग एक आदमी को समंदर से निकाल रहे हैं। उसकी सांसें रुक चुकी है, पर प्रभा ने एक कोशिश की। वो एक सीनियर नर्स है। उसे सीपीआर दिया और मुंह से ऑक्सीजन पंप किया। थोड़ी देर में उस आदमी में हरकत होने लगी। जब आंख खुली तो उसने पहला चेहरा प्रभा का ही देखा। जब प्रभा उसकी देख रेख कर रही थी
तो आदमी पूछता है कि उसे क्या हुआ था, कब से यहाँ पड़ा है। उस आदमी की याददाश्त जा चुकी है। एक बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारे पति की किस्मत अच्छी है, तुम साथ थी, नहीं तो मर गया होता। उस आदमी को मालूम नहीं है कि वो उसका पति है भी या नहीं, क्या पता हो भी सकता है। उसे तो कुछ भी याद नहीं है। उसके शरीर पर समंदर की रेत है, क्या वो डूब रहा था या खुद डूबने गया था। पर जो भी हो, उसकी पुरानी याद अब खत्म हो चुकी है। अब सब कुछ उसके लिए नया है। आज प्रभा उसे अपना पति समझकर बात करती है, क्योंकि वो अपने पति को भी उतना ही जानती है जितना कि उस अनजान आदमी को। वो अपने दिल की सारी बात कहती है, जैसे कि वो आदमी सच में उसका पति हो। कहती है कि तुम इतने सालों में बदल गए, तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई। वो भी उससे वही कहता है जो शायद उसका पति भी कहता। वादा करता है कि इस बार वो सब नहीं होगा जो पहले हुआ था, सब कुछ नया होगा। वो उसे अपने साथ ले जाएगा। उसे पीछे छोड़ने के लिए वो माफ़ी मांगता है, लेकिन प्रभा उससे कहती है कि वो अब उसकी बातों में नहीं आएगी और उसे दोबारा देखना नहीं चाहती है। अब उसके अंदर का गम और अकेलापन खत्म हो गया है। वो अब और अपने पति का इंतजार नहीं करेगी। अब उसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी। उस रात प्रभा, पार्वती और अन्नू ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। प्रभा अब जर्मनी में रहने वाले उस आदमी का इंतजार नहीं करेगी जिसे उसकी कोई परवाह नहीं है। पार्वती ने मुंबई की माया छोड़ दी और गांव में बस गई। अन्नू ने भी अपने परिवार के दखल को इनकार कर दिया और अपने पसंद के लड़के से शादी का फैसला कर दिया, चाहे उसका धर्म अलग ही क्यों ना हो। वे तीनों एक साथ एक नई जिंदगी की कल्पना करते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।